आज हम बढ़ेंगे आगे लेसन 24 की ओर, जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। आज हम बात करेंगे परिसंचरण तंत्र की या सर्कुलेटरी सिस्टम की। परिसंचरण तंत्र होता क्या है? इससे पहले हमने पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र पढ़ लिया मनुष्य का। आगे बढ़ते हैं, परिसंचरण के बारे में सबसे पहले जानते हैं परिसंचरण होता क्या है। परिसंचरण क्या होता है कि यदि शरीर के अंग से दूसरे अंग में, शरीर के एक अंग से दूसरे अंग में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का, वो पदार्थ कोई भी हो सकते हैं, विभिन्न पदार्थों जैसे वो श्वसनीय गैस हो सकती है, चाहे वो O2 हो चाहे वो CO2 हो। इसके अलावा यूरिया हो सकता है। इसके अलावा पोषक पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज हो सकता है, एमिनो अम्ल हो सकता है, मोनोग्लिसराइड हो सकता है। इसके अलावा खनिज लवण हो सकता है या एंटीबॉडी है, यानी विभिन्न प्रकार के पदार्थ। यदि शरीर के एक अंग से दूसरे अंग में विभिन्न प्रकार के पदार्थों के पहुंचाने की जो क्रिया है, को पहुंचाने की क्रिया, वो क्या कहलाती है? परिसंचरण कहलाती है। शरीर का एक अंग है, उस अंग से विभिन्न प्रकार के पदार्थों को दूसरी जगह पहुंचाना, दूसरे अंग में पहुंचाना क्या कहलाता है? परिसंचरण कहलाता है। जैसे कि यकृत है, यकृत में यूरिया का निर्माण होता है, इस यकृत से यूरिया को वृक्क में पहुंचाया जाता है। तो ये जो क्रिया है ये क्या है? परिसंचरण है। तो एक अंग से दूसरे अंग में हम किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को चाहे वो पोषक पदार्थ हो चाहे वो श्वसनीय गैस से हो, उनको अगर पहुंचाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? परिसंचरण। और परिसंचरण क्रिया में, ये जो परिसंचरण क्रिया है, इस क्रिया में जो भाग लेने वाले अंग हैं, भाग लेने वाले अंग, इन अंगों को हम परिसंचारी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसंचारी अंग। और इन परिसंचारी अंगों से मिलकर जो तंत्र बनता है उसे हम बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण क्रिया के अंदर जो अंग भाग ले रहे हैं उन्हें हम कहेंगे परिसंचारी अंग। और परिसंचारी अंगों का जो तंत्र है, परिसंचारी अंगों से मिलकर जो तंत्र बनता है उसे हम कह देते हैं परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, परिसंचरण तंत्र जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है खुला परिसंचरण तंत्र, और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र क्या होते हैं? खुला परिसंचरण तंत्र में क्या होता है कि जो रक्त होता है वो विशेष प्रकार के अवकाशों में, जो शरीर में विशेष प्रकार के अवकाश हैं, उन अवकाशों में जिन्हें हम कोटर या साइनस कह देते हैं, इनके अंदर क्या होता है? भरा रहता है। इनके अंदर क्या होता है? भरा रहता है। यानी कि जो जीव है उसमें जो रक्त है, वो रक्त उसके शरीर के अंदर जो अवकाश पाया जा रहा है उस अवकाश के अंदर भरा रहता है, और उन अवकाशों को हम कोटर या साइनस कह देते हैं। तो वो क्या कहलाता है? खुला परिसंचरण तंत्र। जैसे कि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो इंसेक्टा वर्ग है, इंसेक्टा वर्ग में कीट रखे जाते हैं, और इंसेक्टा वर्ग के समस्त कीट जो हैं उनके अंदर खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यानी कीट के शरीर के अंदर जो गुहा है, जो अवकाश है, उसमें जो रक्त है वो होता है। इसके अलावा हम घोंघे की बात करें
या इसके अलावा मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं की बात करें, मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं की बात करें तो उनके अंदर कौन सा तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र की बात करें तो इसमें जो रक्त होता है, जो जंतुओं में जीवों में रक्त होता है वो विशिष्ट प्रकार की वाहिकाओं में बहता है, बंद नलिकाओं में बहता है। किसमें बहता है? बंद नलिकाओं में। और इन बंद नलिकाओं को हम क्या कहते हैं? रक्त वाहिकाएं कहते हैं। यानी कि बंद नलिकाओं में बहने के कारण इसका जो नाम है वो क्या पड़ा? बंद परिसंचरण तंत्र। तो इन जंतुओं में जो रक्त है वो बंद नलिकाओं में बहता है, जिससे रक्त वाहिकाएं कह देते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बंद परिसंचरण तंत्र। और इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं मनुष्य। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हमारे शरीर में जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, वो हमारी रक्त वाहिकाओं में बहता है। तो ये हमने बात की परिसंचरण तंत्र की परिभाषा और उसके प्रकार। आगे हम बढ़ते हैं। परिसंचरण तंत्र जो है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं एक बार। अब देखिएगा, जो परिसंचरण तंत्र है इसको हमने दो भागों में बांट दिया। परिसंचरण तंत्र दो भाग। एक तो हमने बांटा रक्त परिसंचरण तंत्र में, जिसके अंदर रक्त जो है उसका परिसंचरण होगा, उसके माध्यम से विभिन्न पदार्थों का परिसंचरण होगा। और दूसरा हम पढ़े लस्सी का तंत्र, यानी कि लस्सी का जो तरल पदार्थ है उस लस्सिका के द्वारा विभिन्न पदार्थों का परिवहन होगा, परिसंचरण होगा। यानी रक्त के माध्यम से अगर परिसंचरण हो रहा है शरीर में विभिन्न पदार्थों का तो उसे रक्त परिसंचरण तंत्र कह देंगे। अगर लस्सिका के माध्यम से जो लस्सी का तरल पदार्थ होता है हमारे शरीर में, उसके द्वारा अगर परिसंचरण हो रहा है, विभिन्न पदार्थ एक अंग से दूसरे अंग में जा रहे हैं, तो उसे हम लस्सिका तंत्र कह देंगे। दोनों का अध्ययन करेंगे इस लेसन में। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं रक्त परिसंचरण तंत्र की। रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र जो है इसे हम तीन भागों में बांट देते हैं। इसको अध्ययन करने के लिए तीन भाग बनाते हैं। पहला जो इसका भाग है वो है, पहला जो भाग है वो है रक्त या रुधिर की बात करेंगे। उसके बाद में दूसरी जो हम बात करेंगे वो हृदय की करेंगे। और तीसरी जो बात करेंगे वो हम करेंगे रक्त वाहिकाओं की। तो इस प्रकार इन तीन भागों का जब हम अध्ययन करेंगे तो रक्त परिसंचरण तंत्र क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या स्टार्ट करेंगे? लस्सिका तंत्र। सबसे पहले मैं बात करूं रक्त या रुधिर की। सबसे पहले बात किसकी करेंगे? रक्त या रुधिर की। रक्त या रुधिर क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर जो तरल संयोजी उत्तक होता है, जिसके माध्यम से विभिन्न पदार्थों का परिवहन होता है, उसे हम रक्त या रुधिर कह देते हैं। देखिएगा कि मनुष्य का जो रुधिर होता है, मनुष्य का रुधिर ये लाल रंग का होता है। और लाल रंग का ये क्या होता है? संयोजी उत्तक होता है। कौन सा संयोजी उत्तक? तो आप बताना, तरल संयोजी उत्तक। लाल रंग का तरल संयोजी उत्तक। पीजीटी का जो एग्जाम होता है फर्स्ट ग्रेड के अंदर, जो दिल्ली बोर्ड के अंदर या यूपीएससी के अंदर होता है, उसमें क्वेश्चन आया था तरल संयोजी उत्तक का एक उदाहरण लिखिए। तो आप लिखेंगे रक्त या रुधिर। यानी कि ब्लड जो होता है वो हमारे शरीर में तरल संयोजी उत्तक होता है। कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि तरल संयोजी उत्तक क्या होता है। तो तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण आप लिखेंगे क्या? ब्लड। तरल होता है, संयोजी उत्तक होता है। संयोजी तरल उत्तक कौन है? रुधिर या रक्त है। ठीक है,
तो ये हमने पढ़ा कि मनुष्य का जो रुधिर है वो लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है। आगे बढ़ते हैं। जो रक्त है ये स्वस्थ मनुष्य में जो रक्त होता है ये 5 लीटर होता है। कितना होता है? 5 लीटर। 5 लीटर रक्त हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। रक्त का अगर हम अध्ययन करते हैं तो रक्त के अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन की जो शाखा है, रक्त जिस शाखा के अंदर रक्त का अध्ययन करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? हिमेटोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है या रक्त का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, तो आप बताएंगे हिमेटोलॉजी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कंपटीशन एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कितना ब्लड होता है, तो आप बताएंगे 5 लीटर। ये हमने रुधिर की बात की। रुधिर जो होता है इसको 2 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट देते हैं? 2 भागों में। रुधिर जो है इसे हम 2 भागों में बांट देते हैं। पहला जो भाग है उसे हम बोलते हैं रक्त प्लाज्मा, और जो दूसरा भाग है उसे बोलते हैं रक्त कणिकाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं रक्त प्लाज्मा की। रक्त प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। रक्त प्लाज्मा जो होता है ये रक्त का तरल भाग होता है। क्या होता है? रक्त का तरल भाग। ठीक है, रक्त का जो तरल भाग होता है उसे प्लाज्मा कह देते हैं। जो संपूर्ण रक्त होता है, संपूर्ण रक्त, इस संपूर्ण रक्त का 55% क्या होता है? प्लाज्मा ही होता है। रक्त का जो 55% भाग है वो कौन है? प्लाज्मा है, रक्त प्लाज्मा। मतलब रक्त का जो तरल भाग है, अगर रक्त में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को अलग कर दिया जाए और जो रक्त बच जाएगा उसे हम प्लाज्मा कह रहे हैं। उसमें से अगर रक्त कणिकाओं को हटा दिया जाए, जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इनको निकाल दिया जाए, तो जो रक्त बचेगा, जो तरल भाग बचेगा उसे हम रक्त प्लाज्मा कहेंगे। तो ये कितना % होता है? 55% होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जो रक्त होता है इसमें, जो प्लाज्मा होता है इसमें विभिन्न प्रकार के कुछ अवयव पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के अवयव, इन अवयव की बात करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं। हम थोड़ा रक्त प्लाज्मा के बारे में दोबारा लिखते हैं। रक्त प्लाज्मा का अध्ययन कर रहे हैं हम। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया रक्त का तरल भाग होता है। इसके अलावा मैंने बताया जो रक्त है इसका कितना % है? 55% भाग है ऑल टोटली रक्त का। इसके आगे बढ़ते हैं। जो रक्त प्लाज्मा होता है इसके अंदर, रक्त प्लाज्मा के अंदर विभिन्न प्रकार के अवयव होते हैं। विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं? अवयव। इन अवयव की बात करते हैं। देखिएगा, रक्त प्लाज्मा जो होता है इसके अंदर विभिन्न अवयव पाए जाते हैं। जैसे कि पहला है अकार्बनिक लवण। अकार्बनिक लवण, अकार्बनिक लवण के रूप में सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। इसके अलावा HCO3 है। इसके अलावा HPO4 है। इसके अलावा SO4 नेगेटिव है। इस प्रकार के कई आयन जो है वो पाए जाते हैं, अकार्बनिक लवण जो है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा रक्त प्लाज्मा के और विभिन्न अवयव होते हैं। जैसे इसमें प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा जो प्रोटीन होती है ये कौन सी होती है? तो प्लाज्मा प्रोटीन होती है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, इसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन, इसके अलावा फाइब्रिनोजन। ये इसमें विभिन्न प्रोटीन होती है।
इसके अलावा कुछ अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं। अन्य पदार्थ के रूप में जैसे ग्लूकोज है, यूरिया है, कोलेस्ट्रॉल है। इसके अलावा इसमें जल है, वर्णक जो से कि बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन है। इसके अलावा इसमें यूरिया है, ये पाए जाते हैं। अब हम इनकी बात करते हैं सभी की, तो इनके कार्य क्या है, मतलब कि जो ये रक्त प्लाज्मा है, इसमें जो विभिन्न अवयव हैं, ये क्या काम आते हैं प्लाज्मा में। देखिएगा, सबसे पहले हम अकार्बनिक लवण की बात करें। अकार्बनिक जो लवण है, इन अकार्बनिक लवणों के कारण जो रक्त होता है, इस रक्त जो होता है इसको हल्का क्षारीय बनाया जाता है। रक्त को किसका बनाया जाता है? हल्का क्षारीय। और इसकी जो पीएच होती है वो होती है 7.4। यानी कि अकार्बनिक लवणों के कारण जो ब्लड होता है वो क्या होता है? हल्का क्षारीय होता है। हल्का क्षारीय होता है रक्त किसके कारण होता है? तो आप बताएंगे अकार्बनिक लवणों की उपस्थिति के कारण। इसके अलावा जो सोडियम और क्लोरीन आयन है, सोडियम और क्लोरीन आयन, इनके कारण क्या होता है? जो रक्त होता है वो नमकीन होता है। कैसा होता है? नमकीन। जो रक्त होता है वो नमकीन किसके कारण होता है? तो सोडियम क्लोरीन आयनों के कारण। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, कौन सी प्रोटीन है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है, इसके कारण जो रक्त है इसको गाढ़ापन प्रदान किया जाता है। एक निश्चित जो गाढ़ापन है रक्त का, वो किसके माध्यम से है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन के कारण है। इसके अलावा देखिए, इसके अंदर आपको एक बात और बता दूं मैं, अन्य पदार्थ में एक हिपेरिन भी पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? हिपेरिन। हिपेरिन नामक प्रोटीन होती है। यहाँ पे लिखता हूं मैं, प्लाज्मा प्रोटीन है, सॉरी, हिपेरिन। हिपेरिन भी पाई जाती है। ठीक है, अब हमने बात की कि जो एल्ब्यूमिन है, ये एल्ब्यूमिन है, ये क्या कर रही है? रक्त को गाढ़ापन प्रदान कर रही है। इसके अलावा देखना, जो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो है, ये रक्त का थक्का बनाने में काम आती है। रक्त का थक्का मतलब होता है जब हमारे चोट लग जाती है, चोट लगने पर रक्त बहता रहता है और अपने आप ही 5-10 मिनट बाद में अपने आप ही क्या हो जाता है? जहां पे चोट लगती है वहां से रक्त बहना बंद हो जाता है। तो ये जो रक्त का थक्का बनाया वो किसने बनाया? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ने। आगे बढ़ते हैं, जो ग्लोब्यूलिन है, ये जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन क्या करेगी? तो ये रक्त में एंटीबॉडी का निर्माण करेगी। रक्त में क्या करेगी? एंटीबॉडी का निर्माण करेगी। यानी एंटीबॉडी का निर्माण करने के लिए कौन पाया जाता है? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन रह गई? हिपेरिन रह गई। हिपेरिन क्या करेगी? तो हिपेरिन जो है, आपने सोचा होगा कि जब जो व्यक्ति होता है अगर वो ठंडे प्रदेशों में भी रहता है, बर्फ में भी रहता है, तो भी उसका जो ब्लड होता है वो जमता नहीं है। हमारे शरीर में जो रक्त है वो जमता नहीं है, कभी भी बर्फ नहीं बनता, मतलब ये जमता नहीं है। तो वो किसके कारण? हिपेरिन के कारण। यानी रक्त वाहिकाएं जो हैं, इनमें रक्त का थक्का नहीं बनता। देखिए, हिपेरिन जो है ये रक्त वाहिकाओं में क्या नहीं होने देती? रक्त का थक्का बनने नहीं देती है। आगे बढ़ते हैं, इसमें जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो वर्णक है, ये जो वर्णक है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो रक्त वर्णक है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो है, ये जो रक्त होता है इसे हल्का
पीला रंग प्रदान करते हैं। हल्का क्या करते हैं? पीला रंग। आपने देखा होगा रक्त जो होता है लाल पिलास लिए होता है, मतलब कि अगर आप रक्त को, यानी कि जो ये रक्त की जो बूंद है, इस रक्त की बूंद को अगर आप इस प्रकार से रफ करेंगे तो ये आगे चलते चलते क्या हो जाएगी? पीले रंग की हो जाएगी। तो हल्का जो पीला रंग प्रदान किया जाता है, ये किसके कारण किया जाता है? बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन नामक वर्णकों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो यूरिया है, इस यूरिया की जो मात्रा होती है हमारे शरीर में, इस यूरिया की जो मात्रा है वो होती है 38 से 44 जो mg पर 100 ml होती है, मिलीग्राम पर 100 ml। इसी प्रकार जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज की जो मात्रा होती है, ये ग्लूकोज की जो मात्रा है ये है 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml। तो इस प्रकार से हमने ये पढ़ा हमने किसके बारे में? रक्त प्लाज्मा के बारे में। रक्त प्लाज्मा में विभिन्न प्रकार के पदार्थ, इनके कार्य, रक्त का तरल भाग 55% भाग बनाता है रक्त का, ये हमने बात की है रक्त प्लाज्मा की। अब हम पढ़ते हैं रक्त कणिकाओं के बारे में। दूसरा जो प्रकार है रक्त का, रुधिर का, वो है रक्त प्लाज्मा। तो उसका अध्ययन करते हैं। देखिएगा, दूसरा है रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाओं के बारे में थोड़ा जानते हैं, होती क्या है। तो आप ये बताना कि रक्त के अंदर, रक्त में जो सेल्स पाई जाती हैं उन्हें ही हम क्या कह देते हैं? रक्त में पाई जाने वाली सेल्स को ही हम रक्त कणिकाएं कह देते हैं। रक्त कणिकाएं, रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाएं, उन्हें ही हम क्या कह देते हैं? रक्त कणिकाएं कह देते हैं। रक्त कणिकाएं जो होती हैं, रक्त कणिकाएं, इनकी जो संख्या होती है, इस संख्या को हम हिमेटोक्रीट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? हिमेटोक्रीट। और रक्त कणिकाओं की जो संख्या है, इसकी जो गणना की जाती है, इसकी गणना के लिए हिमेटोसाइटोमीटर यंत्र जो है उसको यूज में लिया जाता है। हिमेटोसाइटोमीटर। रक्त जो कणिकाएं हैं, इनकी जो संख्या है, इनकी संख्याओं को हम हिमेटोक्रीट कह रहे हैं। और इनकी जो गणना हो रही है वो किससे हो रही है? हिमेटोसाइटोमीटर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, आप सबको मालूम है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तीनों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी की। इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। आरबीसी से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को पढ़ेंगे। देखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि रक्त कणिकाओं की संख्या हिमेटोक्रीट कहलाती है और इनकी जो गणना होती है वो हिमेटोसाइटोमीटर के द्वारा। ठीक है, इसको ध्यान रखें। सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी की, जिसको हमें रेड ब्लड कार्पुसल्स या लाल रक्त कणिकाएं या रक्ताणु या इरिथ्रोसाइट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इरिथ्रोसाइट। ये सभी नाम किसके हैं? आरबीसी के हैं। देखिएगा, आरबीसी के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। आरबीसी जो होती है, इसकी जो ये क्या होती है? ये समस्त कशेरुकी जंतुओं में पाई जाती है। कशेरुकी जंतु का मतलब जिसमें कशेरुक दंड है, रीढ़ की हड्डी है, उन सभी जंतुओं में क्या है? आरबीसी पाई जाती है। इस आरबीसी का जो औसत व्यास होता है,
औसत व्यास वो होता है 7 से 8 माइक्रोन। कितना होता है? 7 से 8 माइक्रोन। आरबीसी जो होती है ये केंद्रक रहित उभयावतल वृत्ताकार डिस्क के रूप में, वर्ताकार डिस्क के रूप में पाई जाती है। केंद्रक रहित होती है, केंद्रक नहीं होता है, उभयावतल होती है। इसका एक सिरा अवतल, एक सिरा जो होता है वो उत्तल होता है। वर्ताकार डिस्क के रूप में पाई जाती है। तो अगर हम ऊंट, लामा और जिराफ की बात करें, ऊंट, लामा और जिराफ, तो इन तीनों के अंदर ही जो आरबीसी होती है इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी जो होती है उसमें इन तीनों में ही क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। यानी कि ये अपवाद के रूप में होते हैं, इनके अंदर केंद्रक आरबीसी में होता है। आगे हम बात करें तो जो आरबीसी होती है, इस आरबीसी में जो केंद्रक होता है वो प्रारंभ में तो होता है, प्रारंभ में तो होता है, लेकिन बाद में क्या होता है? विलुप्त हो जाता है। बाद में क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है, जिसके कारण इनमें हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बोल रहा हूं मैं, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो बहुत ही अधिक पाई जाती है, बहुत अधिक पाई जाती है। ठीक है, पहले होता है बाद में विलुप्त हो जाता है। हमारे शरीर की बात हो रही है, इन तीनों को छोड़ के जिसमें नहीं होता उनकी बात हो रही है, कशेरुकी जंतुओं की। तो आरबीसी के अंदर इसलिए क्या होता है? हीमोग्लोबिन की मात्रा जो श्वसन वर्णक है, हीमोग्लोबिन क्या है? श्वसन वर्णक। हीमोग्लोबिन जो श्वसन वर्णक है इसकी मात्रा क्या होती है? बहुत अधिक होती है। आगे बात करें तो जो आरबीसी होती है इसका जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन। 120 दिन जीवन काल होता है, यानी ये जीवित रहती है 120 दिन। 120 दिन के बाद क्या होता है? तो 120 दिन के बाद में जब ये मृत हो जाती है तो मृत आरबीसी का अपघटन किया जाता है या इन्हें नष्ट किया जाता है। तो ये अपघटन या नष्ट करने की जो क्रिया होती है ये कहाँ पे होती है? तो आप बताएंगे ये जो क्रिया होती है ये यकृत में, तो कुफर कोशिकाओं के द्वारा होती है, और इसके अलावा ये होती है प्लीहा में। किसके अंदर होती है? प्लीहा में। यकृत में कुफर कोशिकाओं द्वारा और प्लीहा में होती है। इसलिए जो प्लीहा होता है इस प्लीहा को मृत आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। मृत आरबीसी का क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्लीहा को, क्योंकि यहाँ पे आरबीसी का क्या होता है? अपघटन होता है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं ऊपर से मिटा देता हूँ इसके। अगर आगे बात करें हम तो जो आरबीसी होती है इस आरबीसी का जो निर्माण होता है ये निर्माण कहाँ होता है? तो आप बताएंगे भ्रूणावस्था जब होगी तो इसका निर्माण यकृत में होगा, भ्रूणावस्था में, और अगर वयस्क है तो इसमें लाल अस्थि मज्जा में होगा, लाल अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा जो होता है ये हड्डी जो होती है, इस हड्डी के बीच में जो तरल भरा रहता है, जो पदार्थ होता है, इस हड्डी के बीच में जो पदार्थ होता है उसे अस्थि मज्जा कहते हैं। लाल अस्थि मज्जा जो होता है उसमें आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, आगे सुनिएगा कि जो वयस्क होते हैं, वयस्क पुरुष, इन वयस्क पुरुषों में जो आरबीसी की संख्या है वो होती है 52 लाख प्रति घन mm, और जो महिला होती है उसमें आरबीसी की संख्या होती है 47 लाख प्रति घन mm। इसी प्रकार अगर इनमें हमें हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन जो होता है
वो इनमें पुरुषों में तो होता है 14 ग्राम प्रति 100 ml और इनमें होता है 12 ग्राम प्रति 100 ml। अब हम बात करें कि जो हीमोग्लोबिन है ये टोटली औसतन हम देखें तो कितना होता है किसी के अंदर, किसी भी व्यक्ति में, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, तो उसमें होता है औसतन 15 ग्राम प्रति 100 ml। कहा जाता है कि सबसे बड़ी जो आरबीसी है ये हाथी में पाई जाती है और सबसे छोटी जो आरबीसी है ये कस्तूरी मृग में पाई जाती है। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं। सबसे बड़ी आरबीसी हाथी में, सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी मृग में पाई जाती है। ये अपने आरबीसी हो गई। नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी।